हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वेक्टर्स। ठीक है। वेक्टर का बहुत ही ज्यादा फिजिक्स में यूज है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जब हम लोग डील करेंगे तो वेक्टर्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, यूज रहेगा। ठीक है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका, और इसका लगभग सब जगह यूज होने वाला है। इन फिजिक्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड दे आर क्लासिफाइड एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। आपका फिजिक्स में दो तरह का क्वांटिटीज होता है, एक होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसका कि सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे फिजिक्स में आपका बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड है, जैसे आपका हो गया लेंथ, टाइम, मास, स्पीड, एनर्जी और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे लेंथ का बात करें, 5 मीटर, 5 सेकेंड, 20 kg, 5 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी जैसे दिया हुआ है आपका 10 जूल। तो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसका यूनिट है। तो ये सब आपका फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये सब आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। वेक्टर्स में जब हम लोग पढ़ेंगे, वेक्टर्स में जब पढ़ेंगे तो वेक्टर का जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आपका इसमें आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है ए और बी। अब इस दो पॉइंट के बीच जाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है। इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट वेज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, बट देयर इज ओनली सिंगल पाथ विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो सबसे छोटा पाथ आपका होगा ए टू बी, ये स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होगा, उस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और डिस्प्लेसमेंट इसलिए बोला जाता है, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे आप गए 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में, इसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। और भी बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हो गया फोर्स, आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का। ठीक है। इनफाइनाइट, अभी हम आपको क्या बताएं, ढेर सारा वेक्टर क्वांटिटीज है, तो ये सब आपका वेक्टर्स में आएगा। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज पर्टिकुलर डायरेक्शन, दे आर सेड टू बी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लग रहा है 5। फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, न्यूटन। और मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से F, और इस पे एक एरो लिखा जाता है। ये वेक्टर का आपका साइन है। ठीक है। वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है। फोर्स जो है उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसीलिए फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक एरो के साथ। हायर क्लास में ये पढ़ना है। ऐसे सिर्फ किया जाता है, इसका मतलब उसका वैल्यू, जैसे ही आप एरो लगा दिए उसका मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गया। और ये जब भी वेक्टर का ये पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये आपका ओरिजिन है, कहां से वो फिजिकल क्वांटिटी शुरू हो रहा है और टुवर्ड्स किधर जा रहा है इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो आपका एरो बताएगा। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट को लिखना है तो स्मॉल एस इस तरह से, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और एरो लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क, टॉर्क के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये सब आपका वेक्टर क्वांटिटी में आएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर को दो टाइप्स में बांटा गया है। आपका पहला जो है पोलर वेक्टर, और दूसरा जो हो जाएगा आपका एक्सियल वेक्टर।
एक्सियल वेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। पोलर वेक्टर आपको उसको बोला जाता है, जैसे मान लीजिए आपको फोर्स है, तो फोर्स कहीं से तो शुरू हो रहा होगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहां से शुरू हो रहा होगा, तो फोर्स आपका पोलर वेक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी, कहीं से आपका एक पर्टिकुलर ओरिजिन है जहां से शुरू हो रहा है, तो वेलोसिटी आपका पोलर वेक्टर होगा। तो पोलर वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज वेक्टर्स हैविंग इट्स ओरिजिन और इनिशियल पॉइंट। इसको लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। पोलर वेक्टर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? वेक्टर्स हैविंग पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिस पॉइंट से वेक्टर आपका शुरू होगा उसको आपको कहते हैं पोलर वेक्टर, ठीक है। और आपको एग्जांपल वगैरह लिख लीजिए इसको, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अभी आप लोग को तो शुरू ही हो रहा है, तो ज्यादा आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन ये सब बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, तो ये आपका कहलाएगा पोलर वेक्टर्स। ठीक है। अब पढ़ना है एक्सियल वेक्टर, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो आपका है, दूसरा वेक्टर जो है वो है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर किसको कहते हैं? जो आपको रोटेशनल इफेक्ट लाए। पहले समझ लीजिए आप लोग, जैसे मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं ए से बी जा रहा है, मान लेते हैं इस सर्कुलर पाथ का रेडियस आर है, एंगल थीटा है, और ये आर्क का लेंथ एल है। तो मैथ्स में ये पढ़ना होगा, शायद आप लोग पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर। तो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक आपका रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट करा रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका एक्सियल वेक्टर हो जाएगा। उसी तरह एंगुलर स्पीड है, एंगुलर मोमेंटम हो गया, टॉर्क के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये सब आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करता है, तो ये सब आपका एक्सियल वेक्टर होगा। कैसे रोटेट करता है ये देख लीजिए। पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। एक्सियल वेक्टर्स, दोज फिजिकल क्वांटिटी हैविंग particular axis of rotation and the vector is along the axis। एग्जाम्पल्स आप लोग लिख ही लिए होंगे, लिख लीजिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब आपका एक्सियल वेक्टर होगा, ठीक है। कैसे एक्सियल वेक्टर है थोड़ा सा और इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक प्लेन लेते हैं, प्लेन पेपर ले लेते हैं, ठीक है। ये कोई प्लेन पेपर है। अब प्लेन पेपर में मान लेते हैं कोई एक सर्कुलर पाथ है और ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका जिस एक्सिस के अलॉन्ग ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पे, ये आपका कहलाएगा एक्सियल वेक्टर। और ये जो एक्सियल वेक्टर होगा अपवर्ड होगा, ठीक है। उसी तरह मान लेते हैं कोई एक सर्कुलर पाथ है, सॉरी, और ये डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज अगर है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो ये आपका एक्सियल वेक्टर डाउनवर्ड होगा। ये आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन है। कैसे देखते हैं? मान लेते हैं कोई एक प्लेन पेपर है, प्लेन पेपर में अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये अपवर्ड रहेगा। इस तरह से देखिए, राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हैं। जो कर्ल फिंगर है वो आपको जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं वो, और इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर। अब प्लेन पेपर में तो हम बना नहीं पाएंगे, तो इसको अपवर्ड बनाएं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज अपवर्ड, क्लॉकवाइज ये ठीक डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। आप लोगों को इसमें पढ़ना है
मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को लीनियर वेक्टर, को प्लानर वेक्टर, लोकलाइज्ड और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ज्यादा कुछ वैसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं, एकदम इजी है, ध्यान से आप लोग समझिए। अब हम लोग देखते हैं मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, पहला तो मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, डेट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। लिख लीजिए, टू फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इट्स सेड टू बी मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। जैसे मान लेते हैं आपका फोर्स दिया हुआ है एफ, ऐसे जब इसके मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो जस्ट इसको इस तरह से लिखना है एफ मॉड, तो ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इस तरह से निकाल लेते हैं और ये वैल्यू आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जस्ट आ रहा है इस पे क्वेश्चन आप लोगों को बनवाएंगे। उसके बाद है आपका यूनिट वेक्टर। नाम से ही जैसा लग रहा है यूनिट, यानी उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन द सेम गिवन वेक्टर, इन द सेम गिवन वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे थोड़ा ध्यान से इसमें आप लोग को समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी वेक्टर ए है, ठीक है, जब यूनिट वैल्यू निकालते हैं इसका तो इसको इस तरह से लिखा जाता है ए यूनिट, ये यूनिट वेक्टर का साइन है, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? जो ये पर्टिकुलर वेक्टर था, जैसे मान लेते हैं ये आपका वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के साथ ही ये रहेगा, यूनिट वेक्टर भी जो आपका रहेगा वो उसी वेक्टर के अलॉन्ग रहेगा। जैसे मान लेते हैं कुछ फोर्स है, 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो भी हो, तो जो आपका यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स होगा वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, और इसको लिखते हैं एफ यूनिट वेक्टर। थोड़ा डिटेल में इसको देखते हैं। थोड़ा हम लोग 3D क्वाड्रेंट्स देख लेते हैं, 3D डायमेंशंस। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, आपका ये 3D आपका डायग्राम है। ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन दोनों के बीच एंगल भी 90 डिग्री है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस इन दोनों के बीच एंगल भी 90 डिग्री है, जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। When the three axes A, B, C, they are mutually perpendicular to each other, they are said to be orthogonal system। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना। ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस आपका आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस के साथ जो वेक्टर चलेगा यूनिट वेक्टर, उसको ऐसे लिखते हैं आई कैप। वाई एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर चलेगा उसको जे कैप लिखते हैं। जेड एक्सिस के साथ जो यूनिट वेक्टर चलेगा उसको के कैप लिखेंगे। तो मान लीजिए कहीं ओ से एक पॉइंट पी है, ठीक है, अब जरा इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं एक एक्स एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस और ठीक जेड एक्सिस, ठीक जो कहीं एक पॉइंट पी होगा। अब 3 डायमेंशन है तो इसका कोऑर्डिनेट्स होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ओ से इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिए। ओ से ओपी वेक्टर अगर आपको लिखना है, ओपी वेक्टर लिखना है, तो ये तीनों क्वाड्रेंट से तीनों कोऑर्डिनेट से बना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मान लेते हैं आप पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे गए कुछ डिस्टेंस, फिर थोड़ा y जाएंगे, फिर z आएंगे, तो ये तीनों पॉइंट आपको मिलेगा। तो x एक्सिस के साथ जो पॉइंट होता है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। कोई एक पॉइंट P है, वो एयर में है, उसका कोऑर्डिनेट्स है x, y और z। ठीक है, ओरिजिन आपका है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो जाएगा। O से P डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो जब इसको लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो लिखेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्योंकि इसमें तीनों क्वाड्रेंट्स तीनों कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है। तो एक्स एक्सिस के साथ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये आपको ओपी वेक्टर लिखने का तरीका होगा। और जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ओपी वेक्टर का, तो इसको लिखा जाएगा एक्स आई, सॉरी, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो इसको लिखा जाता है रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी आप ये देखिए ना, ओ से पी डिस्टेंस निकालना है, ओपी। तो आप लोग ये पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर, z माइनस 0 का होल स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये ओपी डिस्टेंस है, तो ओपी डिस्टेंस आपका आ गया। तो ये आपका कहलाएगा मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू कितना होगा r। अब ओपी को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, ओपी यूनिट वेक्टर, तो इसको जस्ट इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ये चीज याद रखिए, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी इक्वल्स टू वेक्टर ओपी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। तो दिस कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाई आर। ओके, इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं, दैट विल बी एक्स बाई आर आई वेक्टर आई कैप प्लस वाई बाई आर जे कैप प्लस जेड बाई आर के कैप। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया अलोंग ओपी। ठीक है, इतना नोट कीजिए। एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर P है, ये आपको दिया हुआ 4i माइनस 3j प्लस के, और क्वेश्चन पूछेगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग P निकालिए। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले P का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, रूट अंडर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। I का कोफिशिएंट क्या है? 4 स्क्वायर। J का कोफिशिएंट माइनस 3 स्क्वायर, K का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर। 16 प्लस 9 प्लस 1, ये आपका हो जाएगा रूट अंडर 26। अब जो यूनिट वेक्टर अलोंग P लिखेंगे, दैट विल बी 4i माइनस 3j प्लस के डिवाइडेड बाई रूट अंडर 26, और ये हो जाएगा 4 बाई रूट 26i माइनस 3 बाई रूट 26j प्लस 1 बाई रूट 26k। ये आपका हो जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग P। लिख लीजिए इसको। आगे है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको बोलते हैं? मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। तो इक्वल वेक्टर ए और बी को कब बोलेंगे? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। मैग्नीट्यूड सेम रहने का मतलब मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी, और डायरेक्शन भी दोनों का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो लिख लीजिए equal vectors, two or more vectors, they are said to be equal vectors if they have same direction and they have same magnitude. Okay, अब है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स किसको बोलेंगे? मान लेते हैं कोई एक वेक्टर A है और कोई एक वेक्टर B है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। ये मान लीजिए आपका वेक्टर A है और एक वेक्टर B है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। जैसे कहने का मतलब हो गया, मान लेते हैं एक फोर्स F1 है, ये 5 न्यूटन, और एक फोर्स F2 है, ये मान लेते हैं -5 न्यूटन। तो -5 न्यूटन 5 न्यूटन कहने का मतलब, मान लेते हैं अगर ये 5 न्यूटन F1 एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है F1, तो -5 हो जाएगा जस्ट अपोजिट, ये आपका हो जाएगा F2। और जब दोनों को इक्वल करना पड़ेगा तो एक माइनस साइन लगा देते हैं, F1 इक्वल्स टू माइनस F2। अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, डायरेक्शन भी सेम हो गया। कब? जब F1 और F2 का अपोजिट डायरेक्शन है और किसी एक में माइनस साइन लगाएंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा, डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसको बोलते हैं? नाम से ही ऐसा पता चल रहा है, को इनिशियल, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट एक हो। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट O है, एक वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, और भी बहुत सारा ढेर सारा वेक्टर है। तो द वेक्टर्स हैविंग अ इनिशियल पॉइंट O, दे आर सेड टू बी को इनिशियल वेक्टर। जितने भी वेक्टर हैं और सारे का ओरिजिन एक ही पॉइंट है, उसको को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर को थोड़ा हम को रिलेट करेंगे आपको इक्वल वेक्टर से। जैसे मान लीजिए कोई एक वेक्टर A है और वेक्टर B है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। लेकिन अगर दो वेक्टर है,
एक मान लेते हैं वेक्टर F1 फोर्स 2 न्यूटन, उसी डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स F2 आपका लग रहा है 5 न्यूटन, तो है तो दोनों पैरेलल, तो दोनों पैरेलल लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो वैसे वेक्टर्स को बोला जाएगा कोलिनियर वेक्टर। अब बचा रह गया था आप लोगों का कोप्लानर वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ये तीनों को देख लेते हैं। कोप्लानर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स किसको कहते हैं? अच्छा ये बताइए, कोई एक प्लेन है, ये जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन, इस बोर्ड पे कितना लाइन बनाया जा सकता है? इनफाइनाइट लाइन बनाया जा सकता है। और ये सारा का सारा मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है, वेक्टर डी है, वेक्टर ई है, वेक्टर एफ है। ये सारा का सारा वेक्टर इसी व्हाइट बोर्ड में लाई कर रहा है, तो ये सारा वेक्टर क्या कहलाएगा? कोप्लानर वेक्टर्स। वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ये आपका व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर है और ये आपका मार्कर जो है ये ऐसे कोई वेक्टर भी है, तो क्या ये सेम प्लेन में है? नहीं, ये प्लेन अलग, ये प्लेन अलग हो जाएगा, तो ये आपका कोप्लानर वेक्टर नहीं कहलाएगा। एक ही व्हाइट बोर्ड पे जितना भी लाइन वेक्टर बनाइए वो कोप्लानर वेक्टर है। ठीक है, उसके बाद है आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। कोई ऐसा वेक्टर हो जिसका इनिशियल पॉइंट हमको पता हो। वेक्टर्स हैविंग नोन इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन, जहां से शुरू हो रहा है। जिस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट हमको पता हो वो आपको कहलाएगा लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, O2A। लेकिन कोई ऐसा वेक्टर हो जाए जिसका हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता ही नहीं है, तो उसको रखते हैं डी लोकलाइज्ड वेक्टर में। ठीक है, डी लोकलाइज्ड वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग अननोन स्टार्टिंग पॉइंट, तो ऐसे वेक्टर्स को बोला जाता है डी लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स का डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना। तो मेरे साथ बने रहिए अगले क्लास के लिए। ओके, हैव अ नाइस डे।